थर्मामीटर के बारे में जानकारी बात किए थे, है ना। लास्ट क्लास में थर्मामीटर के बारे में बताए थे और बताए थे कि थर्मामीटर का जो है किस में नाप होता है, या तो सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में, है ना। यहाँ पे इसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं और ये 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक अगर सेल्सियस में नापेगा तो, अगर फ़ारेनहाइट में नापता है तो 194 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक माप सकते हैं, है ना। आगे देखिए थर्मामीटर की उपयोग की आवश्यक सावधानियां बताया गया है कि इसका उपयोग कैसे करना है और इसको उपयोग करते समय किस तरीका की सावधानी बरतना चाहिए, है ना। इसके बारे में तो देखिए, उपयोग करने से खूब अच्छी तरह धो ले, मतलब थर्मामीटर को जो है उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए, है ना। निश्चित कर लीजिए कि पारा 35 डिग्री से सेल्सियस से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे हो। और यह ध्यान कर लेना है कि जब उसको किसी के बॉडी में नापेंगे तो मतलब लगाएंगे, समझ में आ रहा है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से उसका मीटर, ये जो पारा होता है तो पारा 35 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है उससे नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद थर्मामीटर पढ़ते समय केस नाली, समझ में आ रहा है जी, केस नाली आँख के सामने हो। और केस नली क्या होना चाहिए, आँख के सामने। उपयोग करने के क्रम में थर्मामीटर, समझ में आ रहा है, कठोर वस्तु से टकराना पर टूट सकती है। और उपयोग करते समय जैसे कभी इसे झाड़ते हैं, है ना, इस तरीक़ा से झाड़ रहिएगा, या फिर इधर उधर जो है उसको मत हाथ पाँव जो मत कर सकते हैं कि ले करके कीजिएगा, उसको ले करके हाथ को, तो समय सावधानी बरतना है कि वो टूटना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। और उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए, और उपयोग करते समय बल्ब का मतलब देखिएगा, थर्मामीटर में जो है ना नुकीला एक पतला चीज़ होता है जो आगे की तरफ होता है, यहाँ पे यह देखिए ऊपर में, ये इसको कभी नहीं पकड़ना है, नहीं तो ये पारा ऊपर की तरफ धसक सकता है इसे पकड़ने से, जिससे हमारा टेम्परेचर गलत मापा जाएगा, है ना। इसका ध्यान रखना है, ओके। आज के लेकिन अब जो है ना इस तरीका का थर्मामीटर का उपयोग बहुत कम होता है और न के बराबर होता है। अब जो है डिजिटल मीटर आ गया है और उसी से क्या किया जाता है, बुखार का मापन या टेम्परेचर का मापन किया जाता है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, थर्मामीटर की सहायता से करा है मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, 37 डिग्री से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अगर किसी का तापक्रम 98.6 डिग्री है, बॉडी गर्म लगे तो उसको ये नहीं समझिएगा कि बुखार है, इतना नॉर्मल बॉडी गर्म रहता है। अगर 98 के बाद 99 हो गया, समझ में आ रहा है, 100 हो गया, 101 हो गया तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बुखार है, 99 भी हो गया तो बुखार है, 100 भी हो गया तो बुखार है, इसको समझना है, ठीक है। आगे देखिए करा है, प्रत्येक बच्चे का जो शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। क्या है, बराबर है। तो करा किसी शरीर का तापमान अधिक या किसी का कम हो सकता है। वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों को विशाल समूह के शरीर की औसत माप है, समझ में आ रहा जी। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये एक नॉर्मल मतलब व्यक्ति का या बच्चे का किसी का भी तापमान का जो है मतलब टेम्परेचर का तापमान का ये मीटर दिखा सकता है कि 97 डिग्री अगर कहीं रहे दिखाए या 98 डिग्री मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट में दिखाए तो समझिएगा कि इसका एक नॉर्मल बॉडी है। अगर 98 से ज़्यादा हो गया तो समझना है कि इसको बुखार हो सकता है, या फिर बुखार ज़्यादा वाला बुखार भी हो सकता है, जिससे उसको उठने बैठने में समय क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सावधानी करा डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसी अन्य वस्तु को माप नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये भी बात ध्यान रखना है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ मानव शरीर के ही बुखार मापने के लिए किया जाता है। आपको कहेगा हम भैंसी का भी बुखार नापेंगे तो ये गलत बात है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई जानवर का कहिएगा हम इसी से नाप देंगे तो भी नहीं होगा। हाँ, उसका नापने के लिए अलग आता है, उसके अलग नापना है। आप कोई पानी का भी मतलब जो है ना, उसका पानी का भी मतलब जो है, पानी कितना गंदा है, पानी कितना प्योर है, शुद्ध है, इस चीज़ के मापने के लिए भी थर्मामीटर आता है। दूध का जो है सही मात्रा में, जैसे किसी से दूध लेते हैं तो वो ओरिजिनल दूध देता है कि नहीं, इसको मापने के लिए भी मीटर आता है, जिसको लैक्टोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब मीटर आता है अलग अलग
अलग अलग उपयोग की चीज़ के नापने के लिए अलग अलग मीटर आता है। ठीक है, आगे देखिए प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि अन्य वस्तुओं का ताप हम किस थर्मामीटर से मापेंगे? तो विभिन्न वस्तुओं के मापने का बोले ना कि अलग अलग थर्मामीटर होता है। प्रयोगशाला में ताप मापने के लिए किए जाने तापमानी को प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। आप किसी प्रयोगशाला में लैब में अगर कोई थर्मामीटर को है, उसको लैब का टेम्परेचर मापना है तो उसके लिए कौन सा थर्मामीटर का उपयोग होगा? प्रयोगशाला थर्मामीटर का। ठीक है, अपने अध्यापक के तापमान की न्यूनतम दिखाने के कहिए। करा न्यूनतम तापमान अब यहाँ पे तो है नहीं जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, इसके लिए प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए, जिस प्रकार आपने थर्मामीटर को स्केल के छोटे भाग का मानक ज्ञात किया, उसी प्रकार छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए और ठीक से आपको पता चल जाएगा कि थर्मामीटर क्या होता है। ये प्रयोगशाला में जब ये क्रियाकलाप किया जाएगा ना तो वहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रयोगशाला में कैसे करेंगे प्रयोग, इसका यहाँ पे दिया गया है। इसको आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं जहाँ लैब में अगर जाएंगे तो। ठीक है, स्कूल वगैरह में जब लैब में जाइएगा तो वहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं। आगे देखिए, तापमापी के बल्ब को गर्म जल में डुबोइए और पारे के तल को किस तरीक़ा से प्रतीक्षा कीजिएगा। तल स्थिर का पैर नोट कीजिए। और ये वही प्रयोग का मतलब रिजल्ट बताया गया है कि कैसे करना है। अब देखिए, बोले थे ना डिजिटल थर्मामीटर, ये इस तरीक़ा का डिजिटल थर्मामीटर होता है। ठीक है, जो आज के दौर में बुखार मापने में उपयोग होता है। ठीक है, इसको डॉक्टरी थर्मामीटर ही कहा जाता है ना। ये डॉक्टरी थर्मामीटर से को मुंह से बाहर निकालने पर समझ में आ रहा है पारे का तल तुरंत नीचे क्यों नहीं चल जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में आगे ऊपर भींग नीचे किंग देखे होंगे, पारे का नीचे देखिए आगे के ऊपर ये बल्ब जो होता है, इसी के जरिए जो है समझ में आ रहा है किसी का तापमान मापा जाता है। ये डिजिटल थर्मामीटर है, इस तरीक़ा से नंबर बताता है इसमें, इससे आसानी से दिखा जाता है। और वो जो पहले आता था पानी में डुबो के भीगो के साफ करके देखने वाला, वो थोड़ा कठिन था, समझ में आ रहा है, जिससे देखने में बहुत समस्या होती थी, लेकिन इससे आसानी से लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीका से होता है। अब देखिए, कह रहा है आपने अपने घर में तवे पर रोटी बनते हुए, कढ़ाई में सब्जी बनते हुए सब देखते होइएगा, एकदम जरूर है। क्या आप जानते हैं कि उसमें स्थित ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु की ओर प्रवाहित होती है और वस्तु में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। कोई वस्तु अपेक्षा की ठंडी है या गर्म, यह उस वस्तु के तापमान की तुलना से की जा सकती है, जान सकते हैं और कह सकते हैं कि उच्च तापमान पर वस्तु को निम्न तापमान वाली वस्तु में की जाती है। क्या समान तापमान वाली दो वस्तुओं में ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इसकी खोज कीजिए। तो बात सही है। अब देखिए, कोई भी वस्तु का जो है अगर बनाते हैं समय, मतलब जो वस्तु को जो है हम बनाते हैं तो उसको निम्न तापमान वाले वस्तु के साथ क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है सब्जी बनाते हैं तो किस में बनाते हैं, बर्तन में बनाते हैं। बर्तन में बनाते हैं जैसे लोहिया में, हांडी में, कुकर में, किसी में बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम नीचे से उसमें हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं ना जी। ताप जो देते हैं तो ये बर्तन क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद गर्म होने के बाद उसमें जो भी कुछ रखते हैं वो जलना शुरू हो जाता है। कारण क्या है कि उस वस्तु की अपेक्षा उसका तापमान क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वो जो है जलना शुरू हो जाता है। अगर तापमान ज़्यादा रहता तो फिर वो जलना शुरू नहीं करता। नहीं, जैसे कि आलू का सब्जी बनाते हैं तो आलू को अगर मान लीजिए कि कम तापमान होता है किसके, उस लोहे के वजह से या हांडी के बर्तन के वजह की अपेक्षा, है ना, तभी तो आसानी से पक जाता है। अगर लोहिया का तापमान ज़्यादा नहीं होता तो फिर आलू क्या होता, लोहिया में चिपक जाता, जल्दी पकता नहीं, जल जाता, है ना। लोहिया का तापमान जो होता है कढ़ाई कह सकते हैं कि तापमान ज़्यादा होता है ना। और उस बर्तन में जो भी वस्तु पकाते हैं, जैसे आलू पकाएंगे तो आलू का तापमान कम होता है, इसलिए वो आसानी से पक जाता है ना। नहीं, लेकिन है उसके लिए हमें समय पर देखभाल करना पड़ता है। अब इसमें रख दीजिएगा, उसको कुछ नहीं कीजिएगा, हिलाइएगा डुलाइएगा नहीं, जैसे उसी स्थिति में रख दीजिएगा तो वो क्या होगा, जल्दी ख़राब हो सकता है, जल सकता है, वो खाने लायक नहीं रह सकता है ना। आगे देखिए, यहाँ पे करा है एल्युमिनियम अथवा लोहे जैसे किसी धातु को अथवा चपेटी लीजिए और उस पर जो है मोम के कुछ इस तरीक़ा से जलाइए
तो क्या कुछ देर बाद उसमें कुछ फर्क आएगा? जी एकदम फर्क आएगा। अब लोहे को कोई टुकड़ा ले लो और मोमबत्ती जल रहा है और उस मोमबत्ती के ऊपर एकदम जो है इस तरीक़ा से लगा के रखिएगा तो क्या लोहा में कुछ नहीं फर्क आएगा? गरम हो जाता है। गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, हो सकता है तो एक निश्चित मात्रा के बाद वो पिघल करके गिरना शुरू हो जाएगा, जिसको अगर आप छू लीजिएगा तो सीधा जल जाएगा पूरा, उंगली कट के हट सकता है, कुछ भी हो सकता है, जल भी सकता है, पूरा हट भी सकता है ना। करा है इस परक्रम को किसी वस्तु को गर्म से किसी ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है तो चालन कहलाता है। वह पराक्रम आप देखिए यहाँ पे करा, वह पराक्रम जिसमें उष्मा क्या होता है, किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है तो उसको क्या कहा जाता है? चालन कहा जाता है। नहीं होता है। आप देखिए जो है मोमबत्ती यहाँ पे नोकीला पर लगा हुआ है और यहाँ से जो है ये गर्म होगा तो क्या ये सिर्फ यहीं पर गर्म होगा? इतना ये दूर कि इस सब में भी गर्म आ सकता है। हाँ आ सकता है, सब में गर्म हो सकता है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाएगा पूरा लोहा गर्म हो जाएगा। क्या हो सकता है? जी हो सकता है। जिसको छुएंगे तो हमारे लिए हानिकारक भी है नहीं। तो ये ठोस वस्तु में लोहे के टुकड़े में जो उष्मा का स्थानांतरण क्या हुआ? आसानी से हो गया। नहीं हो गया? कैसे? तो मोमबत्ती के जरिए या कोई भी तापक्रम में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, मोमबत्ती अभी किए हैं, यहाँ पे किसी और को भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में चालक और की आगे की बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए करा है स्केल डिवाइस पेंसिल लोहे के छड़ को लेकर के क्रियाकलाप है, इसको बताइए कि किस तरीक़ा से कुछ वस्तु बनेगा, कौन गर्म होगा नहीं होगा, ये बताने के लिए करा है। तो इसको भर के आइएगा, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।